हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी के लिए सीडीपी की जो क्लास है उसमें से इम्पोर्टेंस जो थ्योरी है आज हम पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी में से कम 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा पेपर 1 और पेपर 2 में आप पूछा जाता है। 3 थ्योरी है, जीन पियाजे, कोलबर्ग और ली वेगोस्की। इस वीडियो में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि इसमें अगर आपको आइडिया लग जाएगा, बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से हम कह सकते हैं कि थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनका कंसेप्ट समझ नहीं आता कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये बातें उनको समझ नहीं आती है। तो मैं अपने माध्यम से आपको जितना कोशिश हो सके उसको समझाने की कोशिश करूँगी। इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी में से ही तीनों में से कम 10 से 12 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि सीडीपी में जो आपकी अदर सब्जेक्ट में हेल्प करते हैं। टाइम वेस्ट करते हुए जीन पियाजे आपने सभी ने नाम सुना होगा कि जीन पियाजे के बारे में थ्योरी दी गई थी। स्विट्जरलैंड के थे और इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो संज्ञानात्मक विकास के ऊपर दी थी। संज्ञानात्मक विकास के कि किस तरीके से संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इन्होंने कहा था कि बच्चों में परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी लेवल आता है। कैसा आता है? जब बच्चा वैसे ही वस्तुओं के बारे में कंसेप्ट यानी संप्रत्यय बना लेता है, यानी एक धारणा बना लेता है, एक कंसेप्ट बना लेता है, तभी एक बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। आगे इन्होंने कहा था कि जब बच्चा अपने भौतिक संसार यानी फिजिकल वर्ल्ड में सक्रिय रूप से रचनात्मक और वैज्ञानिक होते हैं, यानी संसार में बच्चे कॉग्निटिव डेवलपमेंट तब होता है जब संसार में बच्चे उनसे सामंजस्य करना यानी अनुकूल होना सीख जाते हैं। उसी को हम कहते हैं जीन पियाजे की थ्योरी का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है। आगे इन्होंने 2 टर्म दी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में यानी पेपर 2 में भी पेपर 1 में भी दोनों में पूछा जाता है। सबसे पहला इन्होंने कहा अनुकूलन एब्डक्शन अनुकूलन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वातावरण के साथ अपने आप को ढालना, अर्थात वातावरण मतलब जिस भी वातावरण में, जिस भी इन्वायरमेंट में है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने साथ एब्डक्शन करना। एडॉप्शन मतलब अडोप्ट करना। ठीक है। इसके 2 टाइप थे जो इम्पोर्टेंट है और इसके टर्म भी पूछी जाती है। सबसे पहला जो टर्म है वो है आत्मसातीकरण। इसमें इंग्लिश में कहते हैं एस्टिमेशन, समायोजन, एक्मोडेशन। ये दोनों ही टर्म इम्पॉर्टेंट है। एक्मुलेशन क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है कि जो भी हमारा पूर्व ज्ञान है यानी कि पहले का जो ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ देना, यानी पहले जो प्रीवियस नॉलेज है उसको नई नॉलेज के साथ जोड़ देना। इसका फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते हम ये क्वेश्चन करते हैं कि प्रीवियस नॉलेज कितने, जो भी टॉपिक उसने पहले पढ़ा है हम उन्हें उनकी रिकॉल करते हैं, एक बार नॉलेज लेते हैं कि उनको कितना समझ, उन्होंने कितना समझ है, कितनी पढ़ा हुआ है। ठीक है। उसका जो एक्मोडेशन है इसका होता है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। अर्थात कहने का अभिप्राय है, मान लो जितना भी ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है पहले के समय उसमें कुछ चेंजेस करना, उसमें कुछ परिवर्तन करना ही समायोजन कहलाता है। आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमारा है स्कीमा इम्पॉर्टेंट है कि हमें स्कीमा क्या होता है, एक हमारे दिमाग में एक ऐसी चीज़ें स्टोर करके रखना जो जब हमें प्रयोग हो, या तो इसका एक इमेज बना लेना या एक कंसेप्ट बना लेना, यानी कोई भी चीज़ समझा रहे हैं तो उसका एक स्कीमा बना हुआ होता है हमारे दिमाग में, एक धारणा बनी होती है, एक कंसेप्ट बना होता है, एक संप्रत्यय बना हुआ होता है जो हमारे मानव शिशु प्रवृत्ति को भी कहते हैं। इसको शिशु प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। जैसे ही मानव में एक स्टोर होता है, एक दिमाग में एक चीज़ होती है जो हम पहले से ही पढ़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं हमारी उसकी इमेज बनती है। अब यहाँ पे कोई भी हम पहले से ही पता है कि हमारे डॉग है, फॉर एग्जांपल डॉग है, उसकी 4 टांगे होती है, डॉग एक ही कलर का होता है, मतलब ये हमने पहले से है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि बच्चों को जो होता है उनको डिफरेंट कलर के आगे आगे जैसे एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है। ठीक है। आगे है साम्य धारण, ये इसको साम्य धारण भी कहते हैं हिंदी में, और संतुलन, लेकिन इक्विलिब्रेशन हम इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब हमने 2 टर्म पढ़ी थी, एक तो एक्मोडेशन और एक्समिलेशन, इन दोनों में संतुलन बनाए रखना, इन दोनों में बैलेंसिंग बनाए रखना, तब हमारा इक्विलिब्रेशन होता है। अगर इन दोनों में संतुलन नहीं होगा तो हम इसको कहेंगे रिइक्विलिब्रेशन। ठीक है, डिसइक्विलिब्रेशन कहेंगे, इसका हम आगे पढ़ेंगे।
ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक संगठन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्कीमा बनाते हैं। जब ये स्कीमा दोबारा बनाते हैं तो फिर दोबारा से, जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में एक धारणा बनी हुई है, मैं दोबारा से उसी स्कीमा में पुनर्व्यवस्थित कर रही हूँ, पुनः रीसाइकिल जोड़ रही हूँ। एक धारणा से दूसरी धारणा, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, फिर दोबारा पुनर्व्यवस्थित कर रही हूँ, रीअरेंजमेंट कर रही हूँ। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है, उसमें कोई भी जानकारी है आपके पास, फॉर एग्जांपल उस जानकारी में और चीज़ें ऐड कर लेना, यानी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऐड कर लेना और उसको व्यवस्थित करना, यानी उस स्कीमा को जोड़ना आपस में, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जो जीन पियाजे की थी वो 4 थ्योरी थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 से 4, यानी कि ये जो 3 थ्योरी कराऊंगी इसमें से आपके मान लीजिए आपके 6 से 7 नंबर या 10 नंबर तो कहीं नहीं गए, क्योंकि 3-3 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सबसे पहली थ्योरी है सेंसर मोटर स्टेज, जो एज होती है इसकी 0 से 2 साल तक के बच्चों के बीच में। आप सोच सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप होगी। सेंसर मोटर स्टेज क्या होती है, संवेदी ज्ञानात्मक। इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो होता है सेंसर मोटर डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, ये चीज़ें बच्चे की डेवलप हो जाती है, यानी सूंघने की शक्ति हो जाती है, टेस्ट करने की क्षमता, देखने की हो जाती है, सोचने की हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है जिसपे टिक लगाऊंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है कि वस्तु स्थायित्व। ये सबसे ज़्यादा बच्चों को अलग से भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्या होता है वह, ऑब्जेक्ट प्रेफरेंस मतलब होता है, मान लीजिए 2 साल का बच्चा है और आपने कोई चीज़ देख ली और उस चीज़ को उसी टाइम छुपा दिया, तो बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश करता है, यानी उसके दिमाग में उस चीज़ बैठी ही रहती है कि मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं मिल जाए। कोई अट्रैक्टिव सी चीज़ या बोल ले आते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं उसको पसंद आती है और हम छुपा ले तो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। उसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व, यानी छिपी हुई चीज़ों को, वस्तुओं को ढूंढना। इमिटेशन होता है नकल करना। 0 से 2 साल के बच्चे, जो 1 या 2 साल के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर पेरेंट्स के, माता पिता के, दादा दादी के, नाना नानी के, चाचा मामा, फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं उनकी देख, जैसे जैसे आप उनको सिखाओगे वैसे वैसे वो सीखेंगे, यानी नकल करना सीखेंगे। ठीक है, इस एज में क्या होता है, वस्तुओं को बहुत जल्दी पकड़ते हैं और कोई अच्छी चीज़ होती है तो उन्हें ग्रिप करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है, ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे इतने ही पॉइंट है इसमें, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सेंसर मोटर स्टेज। ठीक है, अगला जो स्टेज है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो 2 से 7 साल तक के बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखता है। 2 से 7 साल के बच्चे जो होते हैं उस एज में हमारे क्या होता है कि जो 2 से 3 साल के बच्चे, तो 2.5-3 साल के बच्चे तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से इंक्लूड हो सकते हैं। क्योंकि इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि उन्हें वो इंक्लूड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो स्कूल जाने लगते हैं। फर्स्ट स्टेज आ जाती है उनकी, स्कूल जाने लगते हैं। स्कूल में अब वो क्या क्या चीज़ें सुनते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। प्रतीकों का प्रयोग करना, यानी हम कोई भी चीज़ सिंबल में दिखाएंगे तो वो किसी न किसी शब्द को उस हमें दिमाग में उस इमेज को बना लेंगे। सूक्ष्म निर्देशन व्यवहार, उसके बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। ठीक है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टर्म बता रही है, ये इंपॉर्टेंट जीववाद, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनिमिज्म, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते। इस एज के बच्चे क्या होता है, जो चीज़ हमारे सामने है और जो चीज़ नहीं है उन दोनों में अंतर नहीं कर पाते। सपोज फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई मैंने बॉल दिखाई है, अगर सब कोई नई चीज़ आती है, वो बॉल है, आपको आपके घर में पापा या मम्मी उस बॉल की शेप में ही एक अंडा ले आते हैं, तो वो अंडे को इमेजिन नहीं कर सकता कि इसमें किस चीज़ में अंतर है। यानी जो हमारे सामने है और जो हम इमेजिन करते हैं, सिर्फ सोचते हैं, उन दोनों में अंतर नहीं कर पाता। इसको कहते हैं जीववाद। जीववाद के अलावा अगला टर्म भी इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, अहम केंद्रित, इको सेंट्रलिज्म, यानी बच्चा को सेंटर में रखकर बच्चा इसमें क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या कैसे कर रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चे की वास्तविकता की तुलना नहीं कर पाता। यानी अपनी जो जीवन, बच्चा क्या है, एक सॉफ्ट टॉय की तरह होता है। हम उसको जैसा उसको बनाएंगे वैसा ही बनता है। जैसे स्कूल में जाता है, अब स्कूल में थोड़ी बच्चे को पता होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं। हम उनको सिखाते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ गलत है। ये हम उनको इन्वायरमेंट, जितने भी बच्चे होते हैं आसपास के, कि हमें ये नहीं करना, ये समझाते हैं उस बच्चे को, तब बच्चा सीखता है। यानी कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस समय इतना नहीं हो पाता जितना कि हम उसको सिखाते हैं, तब जाके होता है। तो वास्तविकता की तुलना जल्दी से बच्चा नहीं करता। अगला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, सेंटरेशन में क्या होता है, बच्चा, अगर हम कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो बच्चा एक समय में एक ही चीज़ की वस्तु पे ध्यान लगा सकता है। हम उसको डिफरेंट तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा, क्योंकि हर एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहता है, जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा जो है वो एक ही तरीके से सोच सकता है उस समय, डिफरेंट तरीके से नहीं सोचता। 2 से 7 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगला जो है
कंसिडरेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु को शेप या साइज में कुछ चेंज कर देना, और बच्चा क्वालिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बच्चा समझ नहीं पाता। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है, कंसिडरेशन कहता है कोई भी, अगर हम कोई भी चीज़ देते हैं, मान लीजिए अगर मैंने इसको कोई ऐसा बॉक्स दे दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो जीन पियाजे ने दिया था उसी का एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे जीन पियाजे ने 2 बीकर दिए थे, 2 बीकर में डिफरेंट डिफरेंट शेप के, एक मोटा था और एक लंबा था, जिसमें पानी डाला। अब बच्चे क्या कहेंगे, जो लंबा होगा, यानी जो लंबा होगा वो उसमें पानी ज़्यादा आएगा, और जो चौड़ा होगा और छोटा होगा उसमें पानी कम आएगा। यानी कि उस चीज़ की उनको समझ नहीं है, कोग्निटिव, यानी कि चीज़ों को साइज़ के अकॉर्डिंग शेप लगाना, शेप यानी बताना, उनको डिस्क्राइब करना, वो नहीं, क्वांटिटी को नहीं बता पाते। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत उनके में 2 से 7 साल के बच्चे में नहीं बताते। जब इससे उम्र की एज कहेंगे वो इसको डिस्क्राइब कर सकेंगे, बता पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब आता है अपलटावी। अपलटावी होता है रिवर्सिबिलिटी, यानी कि जो चीज़ हमने संख्या दिखाई है, सपोज इसमें बहुत सारे एग्जांपल ऐसे होते हैं कि उल्टा करना। उल्टा करना मतलब जैसे मानो मैं समझा रही हूँ, सो 2 + 2 होते हैं, वो तो बता देगा 4। अब हम ये बताएं 2 + 3 कितने होते हैं। 2 प्लस, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल देखा, मैंने बोला 2 + 3 कितने होते हैं, वो बता देगा 5। अगर मैं इसको इस से पूछूं कि 3 + 2 कितने होते हैं 5, तो उस समय बच्चा नहीं बताएगा। कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का कंसेप्ट को हमें नहीं है, उलटना पुलटना नहीं समझ आता, यानी कि आगे पीछे चीज़ों को समझाना इस एज के बच्चों को नहीं पता होता। तो इसको है अपलटावी यानी रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, आगे अगला है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब होता है सीक्वेंस, सिरेशन लगाना, हर एक शेप को सही ढंग से लगाना। अगर हमने जैसी शेप दी है उसको अकॉर्डिंग, आकार के अकॉर्डिंग नहीं रख पाता, इसमें कहीं ना कहीं इसके कंसेप्ट में कमी रहती है इस एज के बच्चे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम पढ़ रहे हैं। आगे आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो 7 से 11, जो चीज़ हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज में करी 2 से 7 साल की उम्र के बच्चों में, वही चीज़ इसका उल्टा कर पाएगा। अब रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है, अपलटावी में बच्चा क्या होता है, उल्टा पलटना, यानी उल्टे से सीधा और सीधे से उलटना। अगर हम उसको बच्चे को कहेंगे कि 3+, बच्चे को हम कहेंगे 3+2 होता है, 3+2 होता है अगर सपोज, तो 2+3 भी क्या होता है 5 होता है। ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ ताकि बच्चा समझ। जीव एनिमिज्म, सजीव और निर्जीव का अंतर कर पाएगा। एनिमिज्म मतलब जो चीज़ हमारे सामने है और जो नहीं है उसका भी इमेजिन कर पाएगा। संरक्षण कर पाएगा, मुद्रा भार पता चलेगा, सिरेशन लगा पाएगा। ठीक है, सीक्वेंस लगा पाएगा। सीक्वेंस का अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि सीक्वेंस मतलब होता है कि सरेशन लगाना। सिरेशन मतलब वस्तु के आकार की शेप को समझाना। उसके बाद है आगमन तकन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल दे के, यानी लॉजिकल थिंकिंग की जो पावर होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इस एज के बच्चों में, जो 7 से 11 साल तक के बच्चे होते हैं, उसमें तर्क करना सीख जाता है। इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम ऊपर डिस्कस करेंगे, जो ऊपर मैंने आपको लिखा है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाए। बच्चा समान वस्तुओं को चिंतन करने लगता है, सोचने लग जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। उल्टा पुल्टा रास्ता, जैसे अगर मान लें सपोज जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से वो डेली जा रहा है, एक तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ जाने में इस एज के बच्चे आसानी से वापस जा सकते हैं। आगे कह रहे हैं क्लासिफिकेशन करने लग जाता है, यानी चीज़ों को क्लासी करना। तो क्लासिफिकेशन हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं, चीज़ों को अलग अलग तरीके से बताना करने लग जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन, बच्चा एक तरीके से सोच रहा था उस एज में, इस एज में बच्चा डिफरेंट तरीके से खुद को सेंटर में रखकर सही और गलत का अनुमान लगा सकता है। सेंटराइजेशन। आगे देखिए, अगला 4th स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो 11 से 15 साल तक के बच्चों की होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा इस एज में आकर बच्चा संज्ञान का सर्वोच्च व्यवस्था, यानी कि संज्ञान, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। फिर उसके बाद है बच्चा, पहले क्या था आगमन मतलब फॉर एग्जांपल देकर फिर स्पेसिफिक नॉर्मल तरीके से सिखाना। यहाँ पे पहले बच्चा नियम सीख जाता है। नियम मतलब जैसे कोई भी सॉल्यूशन करते हैं या मैथ्स का सॉल्यूशन करते हैं तो उसके नियम होते हैं, तो उस नियम को बच्चा सीखने लगता है। नियमों के ऊपर भी लॉजिक लगाने लगता है, तर्क लगाने लगता है, कि यानी कि मूर्त रूप से जो सोच रहा था वो अमूर्त रूप से भी सोचा। मूर्त रूप से जो सोचता है वो इससे पहले जो स्टेज थी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, उसमें होता है। अमूर्त स्टेज होती है जहाँ पे हमें जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, मान लीजिए सपोज एक कहानी सुनाई है, कहानी में बच्चा क्या कर रहा है, वो अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा है कि ये ऐसा होता है, ये शेर होता है, ये वो होता है। तो इस चीज़ के बारे में वो अमूर्त रूप से सोचने लगता है। इसमें आलोचना थी जो इम्पोर्टेंट है, हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मानसिक रूप से चरणों का अपरिवर्तनशील है, मतलब मानसिक रूप से चेंजेस नहीं है ज़्यादातर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अच्छे वातावरण तो दिया गया लेकिन अच्छी सीख नहीं दी गई, इसमें यह आलोचना दी गई है।
समाज और संस्कृति के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट थी। आगे हम डिस्कस करेंगे अगली थ्योरी, लॉयस कोलबर्ग की थ्योरी, जो नैतिकता का सिद्धांत दिया था, अमेरिका के थे। इन्होंने कहा था कि नैतिकता जो होती है वो बच्चों में हम जो गुण होते हैं वो हमें सही और गलत की पहचान कराते हैं। नैतिक हमें पता है ये मॉरल, अगर हम बच्चे इस चाहे 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं, जब तक हम उन्हें बताएंगे नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, किस कौन बच्चा क्या, हमें उन्हें एटिकेट सिखाना है, तो वो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ की पहचान करानी है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। इन्होंने कहा था कि सामाजिक परिवेश में नैतिकता और अनैतिकता की गुणों की पहचान कर पाता है, यानी सामाजिक यानी सोशलाइजेशन होता है जब इन्वायरमेंट में, तो बच्चा का जो नैतिक है, मोरल और अमोरल में दोनों गुणों की पहचान कराना होगा, सही या गलत की पहचान कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नैतिकता दुविधा में कहा गया था, यानी कि मॉरल डायलेमा में कहा गया था कि जब तक सही और गलत की पहचान में दुविधा उत्पन्न, यानी कि बच्चे में सही और गलत की पहचान में दुविधा हो रही है, तब तक वह बच्चा उस चीज़ को दुविधा में रह गया, उसकी पहचान करानी। कहने का अभिप्राय है कि हमें सही और गलत की पहचान करके उस दुविधा को दूर करना है। ठीक है, इसमें 3 लेवल दिए गए थे, हर लेवल में 2-2 स्टेजेस है, तो हम ध्यान से पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसे समझना फॉर एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। प्री कॉग्निशन स्टेज होती है फर्स्ट लेवल, जो 4 से 10 साल के वर्ष के बच्चों की होती है। इस एज में क्या होता है, पनिशमेंट और ओबीडेंस। इस एज के बच्चे क्या होता है, जब भी हम कोई भी काम देंगे, जैसे 4 से 10 साल के बच्चे हैं, कोई भी हमने उसको काम दिया, उसको हम कहीं ना कहीं पनिशमेंट भी देंगे, इसके साथ कोई उसने हम उनको समझाएंगे कि आपको पनिशमेंट किस चीज़ के लिए मिली है। और उसके अलावा अगर कोई हम बच्चे को क्या करते हैं, बच्चा बहुत अच्छा कागे काम करता है, जैसे हमने कोई टीचर ने कोई काम बोला और बच्चे ने अगले दिन अपना होमवर्क पूरा किया, तो कहीं ना कहीं वो आज्ञा का पालन कर रहा है, तो उस पर आधारित होता है। आगे कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट और रिलेटिव्स, जैसे को तैसा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि अगर इस एज के बच्चे जो होते हैं जी, अगर हम जैसा उनको कहेंगे, सपोज कीजिए बच्चे ने, एक बच्चा बैठा है, बहुत सारे बच्चे दोस्त होते हैं, सर्कल होते हैं, तो वो एक दूसरे का लंच शेयर करते हैं। अगर वो उसकी लंच शेयर कर रहा है तो अगले दिन वो भी उसका लंच शेयर करेगा। अगर उसने कल उससे पेंसिल ली है तो वो भी उससे पेंसिल ले मांगेगा। तो यानी कि जैसे को तैसा करना, ये इस एज में होता है। ये दोनों ही एज इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, यानी कि आज्ञा का पालन करना, सजा देना किस रूप में वो बताना होता है, और एक होता है जैसे को तैसा देना। सेकंड लाइन होती है हमारी कन्वेंशन स्टेज, ये जो होती है 10 से 13 साल तक है, जिसमें सही या गलत का निर्णय लेना, वो सही क्या गलत है क्या सही है। उस एज के बच्चों में सही गलत का निर्णय लेना मुश्किल होता है, उन्हें जो बताएंगे जो करेंगे वही वैसा करेंगे। अगर उसने इसकी पेंसिल ले ली, उसने खा ली, तो अगले दिन वो भी उसकी पेंसिल या शॉर्पनर ले सकता है, ऐसा होता है बच्चों में। इस एज के बच्चे क्या करते हैं, गुड बॉय और बैड बॉय की स्टेज होती है। इस एज में बच्चा गुड बॉय और बैड टैग वर्ड्स लग जाता है, गुड बॉय है ये, गुड गर्ल है, क्यों, क्योंकि दूसरों का भला करने के अनुमोदन से, यानी कि अनअप्रूवल चाहते हैं। वो बच्चे कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करे और हमें गुड बॉय और गुड गर्ल की स्टेज मिले। इस एज में 10 से 13 साल तक के बच्चे, इस एज में क्या होता है कि लॉ और ऑर्डर ऑल्ट्रेशन होता है, यानी कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने को विकसित करता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि इस एज में अगर बच्चे ने जो नैतिकता सिद्धांत में, अगर फॉर एग्जांपल जो कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी दी थी, जिसमें उसकी वाइफ थी बहुत बीमार थी और वो जाके केमिस्ट से जाके, उसने पैसे नहीं थे, उसने जाके दवाई चुरा ली, तो इस एज के अगर बच्चों को बोलेंगे तो वो इस चीज़ को गलत ठहराएंगे। गलत इसलिए ठहराएंगे क्योंकि उसने चोरी करी है और चोरी करना पाप होता है। तो इस एज के बच्चे गलत को गलत समझते हैं और सही को सही समझेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे कह रहे हैं पोस्ट कन्वेंशन स्टेज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 13 साल के ऊपर के बच्चों की होती है, जिसमें 2 टर्म्स आती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जिसमें इस एज के बच्चे क्या होते हैं, पोस्ट कन्वेंशन एज क्या होती है, इस बच्चे जो भी गलत या सही का निर्णय वे खुद से लेते हैं, क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है इस एज के। यानी सबसे पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी नियम की भलाई के लिए अगर हमें नियम तोड़ने पड़े तो भी, मतलब लोगों की भलाई के लिए अगर हमें नियम तोड़े तो ये लोग मानते थे, इस एज के बच्चे मानते थे। फिर उसका दूसरा जो पॉइंट इन्होंने दिया है यूनिवर्सल एथिक, इसमें कहा था कि हम इसमें दूसरों के विचारों को नहीं बल्कि खुद के मन को, यानी कि खुद पर बिलीव करते थे, दूसरों पर ही, दूसरों के फायदे के लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़े तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये कहने का अभिप्राय है। फॉर एग्जाम्पल अगर नैतिकता के सिद्धांत की बात करें जो हमें कोलबर्ग ने दिया था, अगर उसने चीज़ चुराई है तो उसने इसमें ये एज के बच्चे क्या सोचेंगे कि उसने चीज़ करी है, क्यों, क्योंकि उसकी वाइफ बीमार थी और इस कारण से उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उनको अपना डिसीजन ले सकता है। तो वो इस एज के बच्चे कहेंगे नहीं, उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि कोलबर्ग ने अपनी वाइफ के लिए जान बचाने के लिए उस दवाई को चुराया, तो ये उसने गलत नहीं किया। ठीक है, इसमें आलोचना 3 पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं। कैलोगी ने कहा था
कम प्राथमिकता महिलाओं को नहीं दी गई है। कल्चर के डिफरेंस को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। तो इसमें 2 या 3 पॉइंट्स है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ली वाइगोस्टी, जो इंपॉर्टेंट है। ये भी छोटी सी 3 स्टोरी है, इसमें से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर यानी कि सोशल कल्चर थ्योरी। सोशल यानी कि SCT, यानी इस नाम को याद रखना, ये नाम जहाँ पे भी आ जाए, ली वाइगोस्टी की थ्योरी है। रूसी वैज्ञानिक थे। बच्चा और वो कहते हैं कि इस बच्चा जो सीखता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो बच्चे के समाज और संस्कृति से इंटरैक्शन होकर होता है, अंतर क्रिया होकर करके सीखता है। यानी कि आपस में तालमेल बिठाकर बच्चा सीखता है। किससे? समाज और सोसाइटी से। वो समाज में रहता है, समाज की संस्कृति को जानता है, इसीलिए वो क्या होता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि सोशल कल्चर थ्योरी डेवलपमेंट होता है। सामाजिक रूप से इंटरैक्शन के बाद उसका सबसे ज़्यादा विकास में डेवलपमेंट होता है। इस एज के बच्चों ने यह समझाया था, यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। उसके बाद पियाजे के अनुसार कहा, पियाजे ने जो कहा था कि पहले विकास होता है, पहले डेवलपमेंट होता है, फिर लर्निंग होती है। लेकिन हमारे जो, अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि ली वाइगोस्टी की बात करें, तो ली वाइगोस्टी ने कहा था कि सबसे पहले लर्निंग होती है, फिर डेवलपमेंट होता है। लेकिन पियाजे ने याद रखना, पहले डेवलपमेंट होता है, फिर लर्निंग होती है। तो इसका डिफरेंसेस है, तो इसमें पूछ सकते हैं। इसमें थ्योरी जो दी थी, ZPD दी थी, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें कहा था कि इसमें जब बच्चा आता है, इस जोन क्षेत्र में आता है, समीपीय क्षेत्र में आता है, समीपीय विकास क्षेत्र में आता है, तो इसमें बच्चे का रियल डेवलपमेंट होता है, पोटेंशियल होती है। पोटेंशियल और रियल डेवलपमेंट में अंतर करना सीख जाता है, कहाँ उसे पढ़ जाना है, किस लेवल तक जाना है। उसके बाद जो उस लेवल तक अगर वो बच्चा पहुंच गया और उसमें किसी की हेल्प ले ली, तो उसको हेल्प कहना, हिंट लेना, कुछ भी टॉपिक हो। जैसे सपोज एग्जांपल, एक बच्चे के पापा साइकिल लेके आए। साइकिल का एग्जांपल इसलिए दे रही ताकि आपको पता चले। बच्चे के पापा साइकिल आए, साइकिल उसको चलानी आती थी, तो उसने सिखाया। अब बच्चा खुद से सीख रहा है, तो वो है ZPD। अब जब किसी की हेल्प ले रहा है, यानी कि इसके फादर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर रहे हैं कि कैसे चलाते हैं, किस तरीके से चलाते हैं, थोड़ा हेल्प कर रहा है, तो वो स्कॉल फोल्डिंग हो गया। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, जिसको हम ढांचा पाड़ कहते हैं। वयस्कों द्वारा टेम्परेरी हेल्प, गाइड, हिंट देना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। और मोर नॉलेजेबल पर्सन जो होते हैं, जिसमें टीचर्स आ सकते हैं, आपके खुद के पेरेंट्स आ सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं, दोस्त आ सकते हैं, तो ये उनकी हेल्प करे, तो उस एज में हम क्या कहते हैं, ZPD हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर दे दिया कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स का है, कोई कैलकुलेशन है, मैथ्स की कैलकुलेशन में कोई टॉपिक है, आपने इस लेवल तक पहुँच गए, यानी सपोज कीजिए आपने ये ZPD है, इस लेवल तक आपने करते 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 इससे ऊपर लेवल तक आपने हिंट किसी न किसी के, लेकिन इससे हाई लेवल पर नहीं पहुंच सकते जब तक आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इससे लो लेवल पे आसानी से कर सकते, किसी की मदद के द्वारा, किसी की हेल्प के द्वारा आप अपनी आसानी से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यानी कि ZPD का मतलब है कि उन्होंने कहा कि सोशल कल्चर थ्योरी के द्वारा बच्चा कहीं ना कहीं विकास का सिद्धांत को, यानी विकास हो सकता है। और इसको इम्पोर्टेंट टर्म्स में, ये तीनों ही थ्योरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी। इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन में आता है। हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके 6 से 5 नंबर कहीं नहीं गए, इसमें हर पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं। इसलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।